बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। देखो, बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इससे क्या होता है? इससे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। अब हमारा एक है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी ने एक डेफिनेशन दी थी बायोटेक्नोलॉजी की। उसमें ये कहा गया था कि नेचुरल साइंस ऑर्गेनिज्म सेल एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग, ठीक है, इन सब का इंटीग्रेशन। किस किस का इंटीग्रेशन बोला गया है? नेचुरल साइंस का, ऑर्गेनिज्म का। नेचुरल साइंस, भाई जो नेचुरली साइंस है, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग। तो क्या क्या बोल दिया? अरे, नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म, सेल एंड नेचुरल साइंस बोली है। सोच के देख एक बार। नेचुरल साइंस, नेचर की जो साइंस, जो नेचुरली साइंस हो रही है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स एंड सेल एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग, इन सब का इंटीग्रेशन। किस चीज़ के लिए इंटीग्रेशन भाई? इंटीग्रेशन इन चीज़ का फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इंटीग्रेशन क्यों करेंगे? इनका प्रोडक्ट बनाएंगे, सर्विसेज लेंगे। सर्विसेज तो लेते हैं, ये जो बीटी डॉली शिप बना देते हैं, ये तो सर्विसेज ले एक तरीके से। प्रोडक्ट बना रहे हैं बीटी ब्रिंजल वगैरह। तो नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म, सेल एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग का इंटीग्रेशन किस चीज़ के लिए? प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। और इस डेफिनेशन के अंदर ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों व्यू को लेके चलता है, ठीक है ना। ट्रेडिशनल व्यू क्या था कि भाई इस तरीके से काम होता है। मॉडर्न व्यू क्या है? इस तरीके से काम होता है। दोनों को मिला के ये डेफिनेशन है। अब इसके ना दो टाइप हैं बायोटेक्नोलॉजी के। पहला टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और दूसरा टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। और इस बायो प्रोसेस का दूसरा नाम क्या है? केमिकल इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर तो क्या होता है, इसमें हम लोग डीएनए को ऑल्टर करते हैं। डीएनए को चेंज किया, उससे क्या होता है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है, जो होस्ट है, उसका हम लोग फिनोटाइप को चेंज कर देते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जबकि जो बायो प्रोसेस और केमिकल इंजीनियरिंग है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना जो स्टेराइल कंडीशन के अंदर, स्टेराइल माने होता है जो माइक्रोबियल फ्री कंडीशन जो है, माइक्रोबियल फ्री कंडीशन को मेंटेन करते हुए, ठीक है, इस कंडीशन को मेंटेन करते हुए हम लोग अपने डिज़ायर्ड माइक्रोब की ग्रोथ करवाते हैं। मतलब स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करके रखेंगे इसके अंदर हम लोग, है ना। माइक्रोबियल फ्री कंडीशन को हम लोग मेंटेन करते हुए डिज़ायर्ड माइक्रोब को हम लोग ऑब्टेन करते हैं। डिज़ायर्ड माइक्रोब बोल लो, या फिर हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक तो होगा नहीं, डिज़ायर्ड माइक्रोब या फिर यूकैरियोटिक सेल को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एग्जांपल इसकी हो जाएंगे, हम लोग इससे एंटीबायोटिक बना सकते हैं, वैक्सीन्स बना सकते हैं। तो वैक्सीन वगैरह कैसे बनती है? बायोटेक्नोलॉजी के बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से, ठीक है। तो एंटीबायोटिक बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं और एंजाइम बना सकते हैं। अब हम डीएनए की बात करते हैं, तो इसमें फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हम बात करते हैं कि सबसे पहले ये शुरुआत कब हुई। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए की शुरुआत किसने की थी? तो कोहेन एंड बॉयर ने की थी। किस चीज़ के ऊपर की थी? तो साल्मोनेला टाइफे जो है ना, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के ऊपर की थी। और इन्होंने कैसे की थी? इन्होंने
जो प्लास्मिड है उसको चेंज किया था, किसके साथ? जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साथ। जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साथ प्लास्मिड को चेंज किया था। यह सारा 1972 में हुआ था, ये भी याद रखना है। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने किया है? कोहेन एंड बोयर ने साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के ऊपर प्लास्मिड के साथ किया गया था चेंजिंग। प्लास्मिड को जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साथ चेंज किया गया था। अब देखो कटिंग, जैसे कि किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर डीएनए की हमें कटिंग करनी है, तो कटिंग किससे कर सकते हैं हम लोग? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, तो इससे हम लोग इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब क्या होता है कि ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ना, ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, ये एक्ट करता है एज अ वेक्टर की तरह एक्ट करता है ये। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर की तरह एक्ट करता है। अब हमने बोला कि हमें इन दोनों को जोड़ना है ना, तो जीन, हमने कहा ना कि हमें इनको जोड़ना है, तो ये जो है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है, इसको हम कैसे करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा? तो इनको जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। ये याद रखना है कि डीएनए लाइगेज से हम इसको जोड़ते हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करते हैं। तो डीएनए लाइगेज से हम इसको जोड़ने का काम करते हैं। क्लोनिंग पता है क्या होता है? क्लोनिंग का मतलब होता है मल्टीपल कॉपी बनाना। ठीक है, देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करने के लिए 3 बेसिक स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन करना। आइडेंटिफिकेशन क्या करना? डीएनए का आइडेंटिफिकेशन करना डिज़ायर्ड जीन के साथ। ठीक है ना, ये डिज़ायरेबल जीन्स हैं, तो यहाँ से हम लोग डीएनए निकालेंगे, जहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं तो निकालें। यहाँ से आइडेंटिफाई किया, डीएनए को आइडेंटिफाई किया किसके साथ? डिज़ायरेबल जीन के साथ। उसके बाद फिर इंट्रोड्यूस कर दिया। किसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे? तो ये हम लोग करेंगे होस्ट के अंदर, इंट्रोड्यूस कर दिया। तीसरा फिर होगा, हम लोग उसको मेंटेन करके रखेंगे, एंड फिर उसको जो डीएनए था उसको मेंटेन करेंगे, फिर ट्रांसफ़र कर देंगे उसी डीएनए को कहाँ पे? इसकी ऑर्गेनिज्म की प्रोजेनी के अंदर, ताकि ऐसा ही चलता रहे। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, मेंटेन एंड ट्रांसफ़र डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। अब डीएनए को कट करने के ये कट करने के 5 टूल दिए हुए हैं। पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वो हमने देख लिया कि कट करने का काम आता है। दूसरा हमने देख लिया लाइगेज। तीसरा होता है पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम। चौथा होगा वेक्टर। पांचवा होगा होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई, होस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए, वेक्टर चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, लाइगेज और पॉलीमरेज एंजाइम, ये 5 हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गया हमारा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, लाइगेज, पॉलीमरेज एंजाइम, वेक्टर और होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हम बात करते हैं। तो इसमें पहला जो है, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, तो इसका नाम है HindII। तो अगर कोई पूछे कि ये HindII क्या चीज़ है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है ये। और ये जो HindII है, ये हमेशा 6 बेस पेयर में कट करता है। ठीक है, 6 बेस पेयर में कट करता है। अब जैसे ना ऐसे लिखा होगा EcoR1। ठीक है, तो इसका मतलब तो है एस्चेरिचिया
कोली, इसका नाम तो इसका मतलब तो ये है एस्चेरिचिया कोली। अब आर का मतलब है स्ट्रेन, आर किस चीज़ को डिनोट करेगा, आर का मतलब है स्ट्रेन। और ये जो 1 है ना, ये रोमन नंबर, यहाँ पे 1 2 कुछ भी हो सकता है, ये एंजाइम को इंडिकेट करता है कि किस ऑर्डर से उस बैक्टीरिया से, ये जो बैक्टीरिया था इसमें, इस बैक्टीरिया से ये एंजाइम किस ऑर्डर से आइसोलेट किया गया है। एक बैक्टीरिया से एक छोटा सा एंजाइम किस ऑर्डर से आइसोलेट किया गया है, वो ये डिनोट करता है। अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम पढ़ रहे हैं, है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो भी रेस्ट्रिक्शन आएगी ना, जैसे कि भाई यहाँ से यहाँ तक इसको काट दिया है, तो ये रेस्ट्रिक्शन आ गई कि हाँ यहाँ से और यहाँ तक, तो ये हमेशा क्या शो करता है, ये पैलिंड्रोमिक क्या शो करता है, ये शो करता है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड को शो करता है। ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को शो करता है, ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को ये शो करता है। अब जैसे एक है हमारा एक्सोन्यूक्लिएज, तो एक्सो यानी बाहर से, है ना, तो ये हमेशा एंड से कट करेगा, जबकि जो एंडोन्यूक्लिएज है वो किसी स्पेसिफिक पोजीशन से कट करेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, एक्सो एंड से कट करेगा और एंडो जो है वो स्पेसिफिक पोजीशन से कट। अब देखो, जब हम डीएनए को हम कट करते हैं, ये डीएनए है, हमने इसको कट किया, कैसे कट किया हमने इसको, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हमने इसको कट किया। ठीक है, तो जब कट करेंगे तो ये कुछ फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे इसके अंदर, ये था हमने इसको काट दिया, तो अब ऐसे ऐसे ये फ्रेगमेंट्स हो गए। ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब इस नेगेटिवली चार्ज को हम लोग सेपरेट करने के लिए हमें कुछ और चाहिए होगा, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एगारोज का। और एगारोज क्या है, एगारोज एक नेचुरल पॉलीमर है जो सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डीएनए को सेपरेट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, इसके कुछ फ्रेगमेंट्स हो गए, फ्रेगमेंट्स नेगेटिव चार्ज थे, इसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, एगारोज से। एगारोज क्या है, नेचुरल पॉलीमर है जो कहाँ से निकलता है, सीवीड से निकलता है, सीवीड से। अब देखो, ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है ना, ऐसा तो है नहीं कि हाँ चलो हमने इसको काटा और ये बड़ी ईजिली दिख गया, हमें तो हमारे शरीर में डीएनए भी नहीं दिखाई देता, तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स तो वैसे भी नहीं दिखाई देंगे, तो ये हमें दिखाई कैसे देंगे, ये इसको हमें स्टेन करना पड़ेगा, डुबोना पड़ेगा, किसमें, एर्थडियम ब्रोमाइड के अंदर। और ये एर्थरियम ब्रोमाइड जो है इसके ऊपर यूवी का एक्सपोजर हो रखा हो, इससे दिखेगा ये। तो ये चीज़ याद रखनी, कैसे दिखाई देगा हमें, एर्थडियम ब्रोमाइड की मदद से हमें दिखाई देगा, जिसके ऊपर यूवी का एक्सपोजर हो रखा होगा। और ये जो हमने देखा ना कि ये एगारोज से ये वाली जो चीज़ हमने पूरी की पूरी देखी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जेल, क्योंकि जेल हो गया ना, ये एगारोज जेल हो गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं हम इसको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ फीचर्स जो फैसिलिटेट करते हैं क्लोनिंग इनटू वेक्टर बनने में, जो फीचर्स फैसिलिटेट करते हैं क्लोनिंग इनटू वेक्टर। ठीक है, तो पहला है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फीचर जो फैसिलिटेट करते हैं क्लोनिंग इनटू वेक्टर बनने में, तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है ना, ये ORI, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी ऑफ लिंक्ड डीएनए, कि मतलब जो कॉपी आप करेंगे उसको कोई कंट्रोल करने वाला भी तो होना चाहिए ना, जो आपने डीएनए, जिस डीएनए को आपने लिंक कर दिया है,
तो ये जो ORI है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी ऑफ लिंक्ड DNA। ठीक है। दूसरा है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर, मार्कर का क्या काम होता है? एलिमिनेट करना, जो चीज़ नहीं चाहिए हो, इस तरीके से। अब देखो नॉर्मल, जैसे कि कोई ये हमारा ट्यूमर सेल है, ट्यूमर सेल के अंदर हमें नॉर्मल सेल को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं tDNA, है ना। T का मतलब है ट्यूमर सेल। ठीक है, तो ट्यूमर वाले DNA के अंदर हमको इंसर्ट करना है। तो ये किस प्रोसेस से होता है? ये होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। ठीक है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। तो ये शब्द भी याद रखना है। tDNA ट्यूमर सेल के अंदर जब हमें करना है तो ये शब्द याद रखना है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी। ये T याद रखना है और एक ये ट्यूमी याद रखना है, ट्यूमर सेल के अंदर इंसर्ट करने की बात। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है? देखो, एक तो ये मेथड होता है कि काट पीट के डाल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हमें रिकॉम्बिनेंट DNA को हमें डायरेक्टली इंजेक्ट करना होता है। कहाँ पे? न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट भी हम कर सकते हैं माइक्रो इंजेक्शन की मदद से। अब हम बात करते हैं बायोलिस्टिक और जीन गन। बायोलिस्टिक और जीन गन ये क्या होता है? देखो, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर हम, ये सेल है, सेल के अंदर ना हम लोग हाई वेलोसिटी के माइक्रो पार्टिकल भर देते हैं। क्या भर देते हैं? हाई वेलोसिटी के माइक्रो पार्टिकल भर देते हैं। जैसे कि उसमें गोल्ड हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग उसमें भर देते हैं, फिर उसको DNA से कोट कर देते हैं। तो बायोलिस्टिक जीन गन के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलरली प्लांट सेल के अंदर देखा जाता है कि जो हाई वेलोसिटी के माइक्रो पार्टिकल होते हैं उसके अंदर हम जैसे कि मान लेते हैं कि गोल्ड है, टंगस्टन है, तो गोल्ड और टंगस्टन को हम लोग भर देते हैं, उसको फिर हम DNA से कोट करके फिर ये हम डायरेक्टली प्लांट सेल के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं बायोलिस्टिक और जीन गन। एक लास्ट मेथड होता है हमारा डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर, इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग सेल को इन्फेक्ट करेंगे, सेल को इन्फेक्ट करके फिर उसमें रिकॉम्बिनेंट DNA को डाल देते हैं। ठीक है, सेल को इन्फेक्ट करके रिकॉम्बिनेंट DNA को डाल देते हैं, होस्ट के अंदर सीधा डालते हैं। लास्टली क्या होता है? लास्टली प्योरीफाइड DNA जो है, प्योरीफाइड DNA है, उसको प्रेसिपिटेट किया जाता है। प्योरीफाइड DNA को प्रेसिपिटेट किया जाता है आफ्टर, कब उसको प्रेसिपिटेट किया जाता है? उसमें चिल्ड इथेनॉल मिला के फिर DNA को प्रेसिपिटेट किया जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 3 स्टेप हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 3 स्टेप हैं। पहला है डीनेचुरेशन, एनियलिंग और एक्सटेंशन। ठीक है, डीनेचुरेशन है, एनियलिंग है और एक्सटेंशन है। तो 3 स्टेप हैं, डीनेचुरेशन, एनियलिंग, एक्सटेंशन। ये सिर्फ नाम याद रखने हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनियलिंग और एक्सटेंशन। इसमें जो रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन है ना, रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हमें थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज, हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? थर्मोस्टेबल DNA
पॉलीमरेज का यूज़ करना पड़ेगा। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। और ये कब एक्टिव रहता है? ये हाई टेम्परेचर के टाइम पे ही एक्टिव रहता है। तो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हाई टेम्परेचर के टाइम पे ही एक्टिव रहता है। अब जो ऊपर हमने पढ़ा था ना सिलेक्टेबल मार्कर, ये सिलेक्टेबल मार्कर किसे कहते हैं? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को कहा जाता है। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर कहा जाता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को कहा जाता है। अब देखो एक टर्म आती है बायोरिएक्टर। ये बायोरिएक्टर क्या होता है? ये एक तरीके का ना वेसल होता है, 100 से 1000 लीटर तक का एक वेसल होता है ये। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जो रॉ मटेरियल है ना, जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया जाता है स्पेसिफिक एंजाइम के अंदर। ठीक है, किस चीज़ का इस्तेमाल करके? हम इसमें माइक्रोबियल प्लांट का यूज़ कर सकते हैं, एनिमल सेल का, या फिर ह्यूमन सेल का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर ना ऑप्टिमल कंडीशन दी जाती है, टेम्परेचर की, पीएच की, सॉल्ट की, विटामिन की, ऑक्सीजन की, इसमें ऑप्टिमल कंडीशन दी जाती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें, या फिर मोस्ट कॉमनली जो बायोरिएक्टर यूज़ होता है वो है स्टीरिंग टाइप है। तो ये जो स्टीरिंग टाइप है, ये क्या चीज़ है? ये बायोरिएक्टर है। ये स्टीरिंग टाइप का मतलब क्या है? यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना, उसकी थ्रू आउट अच्छे से वो घुल जाता है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है? इसके अंदर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन होता है। सेपरेशन होता है, प्योरिफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है ना, पर्टिकुलरली जो प्रोडक्ट है उसमें सूटेबल प्रिजर्वेटिव मिला दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है? सेपरेशन होता है, प्योरिफिकेशन होता है, सूटेबल प्रिजर्वेटिव मिला के फिर इसमें सेपरेशन और प्योरिफिकेशन हो जाता है। गोल्डन राइस में क्या होता है? विटामिन ए होता है। जीएमओ में क्या होता है ना कि इसमें ना ऑल्टरेशन होता है। ठीक है, ऑल्टरेशन होता है किस किस चीज़ का? प्लांट का, एनिमल का, फंगी का, बैक्टीरिया का। तो प्लांट, एनिमल, फंगी याद रखना है, और बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों का ऑल्टरेशन हो जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो बीटी टॉक्सिन जो है ना, बीटी टॉक्सिन, ये प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया से। बीटी टॉक्सिन ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किया जाता है, कॉल्ड बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, देखो जो बीटी कॉटन है ना, तो बीटी कॉटन में क्या है? बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, और ये जो प्रोटीन है ये किल करता है इंसेक्ट्स को। अब कौन से इंसेक्ट को किल करता है? तो ये किल करता है लेपिडोप्टेरेंस। ओके, क्या नाम है इसका? लिपिडोप्टेरेंस। ओके, लिपिडोप्टेरेन। ठीक है, अब ये लिपिडोप्टेरेन के अंदर क्या क्या है? इसमें है हमारा टोबैको, बडवॉर्म है, एंड आर्मी वॉर्म है। ठीक है, टोबैको, बडवॉर्म है, एंड आर्मी वॉर्म है।
समझ में आ रहा है? तो लिपिडोप्टेरेंस में क्या है, टोबैको किस किस को मार देता है, ये जानवर हैं, टोबैको, बर्डवॉर्म, आर्मी वॉर्म, ये जानवर को मार देता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस है, ये इसके अंदर जो प्रोटीन है ना, उसमें ये क्या होता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। ये कौन सा प्रोटीन होता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये भाई ये बैसिलस को क्यों नहीं मारता है ना। तो ये जो है, ये जो प्रोटीन है, ये एग्जिस्ट करता है, ये जो प्रोटीन है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के रूप में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही जानवर इसको खाएगा तो उसके गट में जाके ये एक्टिव हो जाएगा। गट में क्यों एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इसका जो pH है वो एल्कलाइन होता है, इस वजह से, ठीक है। अब Cry1AC है ना, एंड Cry2AB ये कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवॉर्म को, ठीक है। Cry1AC, ठीक है, Cry1AC, Cry2AB, ठीक है। तो Cry1AC, Cry2AB ये होता है कॉटन बॉलवॉर्म के लिए, ठीक है। और Cry1AB ये होता है कॉर्न बोरर के लिए, ठीक है ना। Cry1AB कॉर्न बोरर, ओके। याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है, Cry1AC और AB ये कॉटन बॉलवॉर्म, Cry1AB कॉर्न बोरर।